हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 20 जुलाई 2021 और 20 जुलाई 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो का PDF फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी के सभी दिन का करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप सभी के सभी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, जल्द ही कौन सी राज्य सरकार वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम शुरू करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी हरियाणा राज्य सरकार। हरियाणा सरकार जल्द ही एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है और सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है। समूह में ही कॉमन सर्विस लैब टेस्टिंग पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन अकाउंटेंसी की व्यवस्था की जाएगी। MSME के तहत लागू की जा रही हरियाणा की एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पूरे देश में एक मॉडल के रूप में सामने आई है। उसके बाद अब वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम भी हरियाणा में चलाई जा रही है। जल्द ही यह योजना शुरू कर दी जाएगी। अब बात हुई है हरियाणा के बारे में तो जान लेते पहले हरियाणा के बारे में। यह है मैप में हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ का न्यू गवर्नर बने हैं बंदारू दत्तात्रेय। न्यू 8 गवर्नर बने हैं 7 जुलाई को। उसका वीडियो स्पेशल हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा जाकर। तथा नए गवर्नर नए कैबिनेट भी चेंज हुए हैं तो उसका भी वीडियो स्पेशल बना हुआ है हमारे प्लेलिस्ट में, आप उसे भी जाकर देख लीजिए। हमारे चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट सभी वीडियो का बना हुआ रहता है, आप वहाँ पर सभी वीडियो का अलग अलग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ यानी हरियाणा का CM है मनोहर लाल खट्टर जी। 10 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर 5 राज्यसभा सीटें हैं तथा 90 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का कलेसर तथा सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किसे भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी BK सिन्हा को। भारतीय ओलंपिक संघ ने सेवानिवृत्त IPS अधिकारी BK सिन्हा को नियुक्त किया है। वे 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो खेलों में सुरक्षा के साथ साथ देश के दल के प्रेस अताशे की दोहरी भूमिका निभाएंगे। सिन्हा हरियाणा के पूर्व DGP हैं और राष्ट्रपति के पुलिस पदक प्राप्तकर्ता भी हैं। अब चलिए बात हुई है IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसका स्थापना 1927 में हुआ था। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट नरेंद्र बात्रा हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता जी हैं। इसका कंट्री जो कि रीजन है अभी इंडिया है इसका ओरिजिनल तथा इसके फाउंडर हैं आर्थर न्योरेन तथा हैरी बर्ग। भारतीय ओलंपिक संघ ओलंपिक खेलों एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मीट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने और इन आयोजन में भारतीय टीमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सिस्टम है, एक निकाय है। यह भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ के रूप में भी कार्य करता है जो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने रुपए के लिए साइबर सुरक्षा फर्म RISC-IQ का अधिग्रहण करने का एक सौदा कर लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए $500 मिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने मालवेयर और स्पाईवेयर मॉनिटरिंग और मोबाइल ऐप सुरक्षा सहित साइबर सुरक्षा सेवाओं में सैन फ्रांसिस्को स्थित प्रदाता RISC-IQ का अधिग्रहण करने के लिए एक सौदा किया है। RISC-IQ की सेवाएं और समाधान ने क्लाउड नेटिव सुरक्षा उत्पादों के सूट में शामिल हो जाएंगे जिसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट एज
एज्योर डिफेंडर और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सेंटिनल शामिल है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस सौदे को महत्व नहीं दिया है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि कंपनी को रिस्क आईक्यू के लिए 500 मिलियन से अधिक का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। बात हुई है रिस्क आईक्यू माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। रिस्क आईक्यू यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में, तथा इसको पेरेंट ऑर्गेनाइजर भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ही है। अब बात हुई माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अभी सीईओ वर्तमान में सत्य नडेला जी हैं, तथा इसकी स्थापना न्यू मैक्सिको यूएसए में हुई थी 4 अप्रैल 1975 को, तथा इसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, तथा इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स तथा पॉल एलन। इसके कई सब्सिडरी है, जैसे कि गिटहब, नॉन्स कम्युनिकेशन तथा इसके अन्य कई सब्सिडरी भी है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक, पर्सनल कंप्यूटर और संबंधित सेवाओं का उत्पादन करती है। इसके सबसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर उत्पाद ऑपरेटिंग सिस्टम की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट और इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज वेब ब्राउजर इसके मेन सिस्टम है। इसके प्रमुख हार्डवेयर उत्पाद एक्सबॉक्स वीडियो गेम कंसोल और टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लाइनअप है। माइक्रोसॉफ्ट के कुल राजस्व के हिसाब से सबसे बड़े संयुक्त राज्य अमेरिका के निगमों में 2020 फॉर्चून 500 रैंकिंग में 21वें स्थान पर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? तो भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जलान ने यह पुस्तक लिखी है, जिसका नाम द इंडिया स्टोरी है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान ने द इंडिया स्टोरी शीर्षक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए उदाहरण प्रदान करना है। उन्होंने इस नीतियों को लागू करने में शासन की भूमिका के बारे में बात करने के लिए अर्थव्यवस्था के मैट्रिक्स से परे को आगे बढ़ाने के पहले अतीत से सीखने पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए 1991 से 2019 तक भारत के आर्थिक नीतियों का पता लगाया। उन्होंने इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अहेड किताबें भी पहले लिख चुके हैं। यह है द इंडिया स्टोरी का मेन पृष्ठ। अब बात हुई है बिमल जलान के बारे में, तो जान लेते हैं इनके बारे में। बिमल जलान का जन्म 17 अगस्त 1941 को हुआ था। यह भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं तथा 2003 से 2009 के दौरान भारत की संसद के उच्च सदन राज्यसभा में मनोनीत किए गए सदस्य थे। यह है इमेज में बिमल जलान, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ये भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनवी ड्राइवर नामक एक एआई एल्गोरिथम विकसित किया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एनवी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है। एल्गोरिथम कैंसर की प्रगति के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक परिवर्तनों को इंगित करने के लिए डीएनए संरचना का लाभ उठाने की एक अपेक्षाकृत अस्पष्टीकृत तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें वर्तमान पद्धतियों का उपयोग करना मुश्किल है। इन परिवर्तनों के अंतर्निहित तंत्र को समझने से रोगी के लिए सटीक ऑन्कोलॉजी नामक दृष्टिकोण में सबसे उपयुक्त उपचार रणनीति की पहचान करने में मदद मिलेगी। जान लेते हैं इस कैंसर के बारे में। जान लेते हैं कैंसर मुख्य रूप से आनुवंशिक परिवर्तनों द्वारा संचालित कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। हाल के वर्षों में उच्च थ्रूपुट अनुक्रमण ने इन परिवर्तनों के मापन को सक्षम करके कैंसर अनुसंधान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। हालांकि इन अनुक्रमण डेटा सेट की जटिलता और आकार के कारण कैंसर रोगियों को जीनोम से सटीक परिवर्तन को इंगित करने का बेहद मुश्किल है। यह कैंसर के बारे में इतना चीज हम लोग जान लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WWF और यूएनईपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत बाघ श्रृंखलाएं संरक्षित क्षेत्र से बाहर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 35%। WWF और यूएनईपी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 35% बाघ श्रृंखलाएं संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है और मानव पशु संग्रह यानी होम एनिमल कॉन्फ्लिक्ट दुनिया की 75% से अधिक जंगली बिल्ली की
प्रजातियों को प्रभावित करता है। रिपोर्ट सभी के लिए भविष्य मानव वन्य जीव सह अस्तित्व के लिए एक आवश्यकता ने बढ़ती मानव वन्य जीव लड़ाई की जांच की और पाया गया कि समुद्री और स्थलीय संरक्षित क्षेत्र विश्व स्तर पर केवल 9.67% का आवरण है। बात हुई है WWF तथा UNEP के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। WWF इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वर्ड फॉर नेचर। यह एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है तथा इसकी स्थापना मोक्स स्विट्जरलैंड में 29 अप्रैल 1961 को किया गया था। इसके वर्तमान अभी डायरेक्टर जनरल है मार्को लैम्बर्थिनी तथा इसके फाउंडर थे प्रिंस फिलिप तथा डुके ऑफ इनबर्ग तथा कई इसके फाउंडर मिलकर फाउंड किए थे। तथा बात हुई UNEP के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। UNEP यानी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है तथा इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में हुआ था। अभी इसके हेड हैं इंगर एंडरसन तथा इसकी स्थापना तो बता ही दी हमने कि 49 वर्ष पूर्व 5 जून 1972 को हुआ था। तो तथा इसको एब्रीवेशन के रूप में UNEP के रूप में जाना जाता है। UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला भिक्षु फल यानी मॉन्क फ्रूट उत्पादन अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। चीन से भिक्षु फल जो एक गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में अपने गुणों के लिए जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी यानी CSIR IHBT कुल्लू द्वारा फील्ड परीक्षण के लिए पेश किया गया था। CSIR IHBT द्वारा चीन से अपने बीज आयात करने और इसे घर में उगाने के 3 साल बाद फील्ड परीक्षण शुरू हो गया है। बात हुई हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। यह है मैप में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है तथा यहाँ का नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। यहाँ का CM है जयराम ठाकुर। 4 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं तथा यहाँ पर कुल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों की संख्या 68 है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है पीन वैली नेशनल पार्क तथा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। इसका पूरा नया नाम रखा गया है। पहले से यह नाम हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब इसका पूरा नाम हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हो गया है। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामान्य उच्च न्यायालय को आधिकारिक तौर पर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के रूप में बदल दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय न्याय विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 103(1) को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2021 पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल लद्दाख के उपराज्यपाल के साथ साथ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अवगत कराया है कि उन्हें नाम में प्रस्तावित परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है। बात हुई है जम्मू कश्मीर के बारे में, जान लेते हैं जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के बारे में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी तथा लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में पदस्थापित हैं राधा कृष्णा माथुर जी। जम्मू कश्मीर यह है मैप में जम्मू कश्मीर जो कि रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। यहाँ की राजधानी जम्मू तथा श्रीनगर है। यह एक संयुक्त रूप से अब राजधानी संयुक्त रूप से यानी जम्मू कश्मीर बन गई है। पहले से 6 महीना यहाँ तथा 6 महीना श्रीनगर, 2 जगह राजधानी हुआ करती थी। अब हाल ही में इसे बदलकर 1 जगह कर दी गई है। अब भी हम लोग जाने कि उपराज्यपाल यहाँ का मनोज सिन्हा जी हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू है। 89 लोकसभा सीटें हैं, 36 राज्यसभा सीटें हैं तथा यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है दच्ची ग्राम नेशनल पार्क। एक यहाँ का हेमिस नेशनल पार्क भी है जो कि अब लद्दाख में चला गया है। यह 2019 से अब यूटी के रूप में यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। यह है मैप में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में RK माथुर यानी राधा कृष्ण माथुर जी हैं।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कौन सी देश मिलकर नए क्वाड ग्रुप का निर्माण करेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी उज्बेकिस्तान। जल्द ही अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान चारों देश मिलकर एक नए क्वाड ग्रुपिंग का निर्माण करेंगे। अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर केंद्रित एक नया चतुर्भुज राजनयिक मंच स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। पार्टियां अफगानिस्तान में दीर्घकालिक शांति और अस्थिरता को क्षेत्रीय संपर्क के लिए महत्वपूर्ण मानती है और इस बात पर सहमत है कि शांति और क्षेत्रीय संपर्क पारस्परिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। अफगानिस्तान की रणनीतिक स्थिति को लंबे समय से देश के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के रूप में देखता जा रहा है। अफगानिस्तान की सीमा पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और उत्तर पूर्व में चीन से लगती है। अब बात हुई है अफगानिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के बारे में। तो इन चारों देशों के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाला एक देश है जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है तथा यहाँ की करेंसी यूएस डॉलर है। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में पड़ने वाला एक देश है जहाँ की राजधानी ताशकंद है तथा यहाँ का करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। पाकिस्तान ये भी साउथ एशिया में बसा हुआ एक देश है, यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है तथा यहाँ का करेंसी है पाकिस्तान रुपी। साउथ एशिया में बसा हुआ एक देश अफगानिस्तान जहाँ की राजधानी काबुल है तथा यहाँ का करेंसी है अफगानी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का में किसने जीत हासिल की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन। यहाँ इमेज में लुइस हैमिल्टन, इन्होंने हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जीत हासिल कर ली है। वर्स्टापेन ने इसमें हार गए हैं तथा लुइस हैमिल्टन ने इसमें जीत हासिल की है। लुइस हैमिल्टन ने इसमें 8वां ब्रिटिश पुरस्कार को जीता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18 जुलाई 2021 को आईसीसी ने कितने देशों को अपने नए मेंबर के रूप में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 3 मेंबर को। 3 मेंबर जो कि हैं मंगोलिया, ताजिकिस्तान तथा स्विट्जरलैंड। आईसीसी ने इन तीनों देशों को अपने नए मेंबर के रूप में शामिल कर लिया है। बात हुई आईसीसी के बारे में, जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसके हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है तथा इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी तथा इसके अभी वर्तमान में डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा तथा चेयरमैन ग्रे बार्कले हैं तथा अभी इस आईसीसी के सीईओ हैं जियोफ एलार्डाइस। तथा इसका स्थापना तो आपने बता ही दिया कि आज से 112 वर्ष पूर्व 15 जून 1909 को हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपनी कैमी गूगल रीजन लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दूसरी। गूगल क्लाउड ने भारत और पूरे एशिया प्रांत क्षेत्र में ग्राहकों और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए दिल्ली एनसीआर में अपना नया क्लाउड क्षेत्र लॉन्च करने की घोषणा की है। नए क्षेत्र के साथ देश में काम करने वाले ग्राहकों को कम विलंबता और उनके क्लाउड आधारित वर्कलोड और डेटा को उच्च प्रदर्शन से लाभ होगा। यह नया गूगल क्लाउड क्षेत्र मुंबई के बाद भारत में दूसरा और एशिया प्रांत में 10वां है। दूसरे क्लाउड क्षेत्र के रूप में ग्राहकों को डेटा संप्रभुता बनाए रखते हुए बेहतर व्यापार निरंतर योजना के लाभान्वित होने की उम्मीद है। पूरी दुनिया में 26 गूगल क्लाउड क्षेत्र मौजूद हैं। बात हुई गूगल क्लाउड के बारे में, तो गूगल क्लाउड के बारे में जान लेते हैं। गूगल क्लाउड के अभी वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचाई जी है तथा गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया यानी यूएसए में हुई थी। गूगल के संस्थापक लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन है तथा अभी इसका वर्तमान हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएसए में है तथा इसके कई सब्सिडियरी है जैसे कि यूट्यूब, फाइबरबेस, गूगल चाइना, फिटबिट तथा इसके और कई सब्सिडियरी है। इसका अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजर है। गूगल एलएलसी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो इंटरनेट से संबंधित सेवाओं और उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है, जिसमें ऑनलाइन विज्ञापन तकनीक, एक खोज इंजन, क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शामिल होता है। इसे अमेजन, फेसबुक और एप्पल के साथ साथ बड़ी 4 प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक माना जाता है। तो इतना बात हम लोग गूगल के बारे में जाने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज
2021 में कहाँ के 2 संगठनों ने जीत हासिल की है? तो भारत के 2 संगठनों ने यहाँ पर जीत हासिल की है। अधिमलाई पझांगुनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और सहेनकुंजा ट्रस्ट, दो संगठनों ने भारत यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 को जीत लिया है। संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रतिष्ठित इक्वेटर पुरस्कार 2021 के 10 पुरस्कार विजेताओं में से इन 2 संगठनों ने जीत हासिल की है। यूएनडीपी जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने के सामुदायिक प्रयासों को मान्यता देने के लिए द्विवार्षिक पुरस्कार देता है। अधिमलाई पझांगुनियर गुडियनर प्रोड्यूसर कंपनी के लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। यह एक 1700 सदस्यीय सहकारी है जिसका प्रबंधन और संचालन पूरी तरह से तमिलनाडु के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के स्वदेशी लोगों के द्वारा किया जाता है और पिछले 8 वर्षों में इसके काम ने 147 गांवों में विभिन्न प्रकार के वन उपज और फसलें का प्रसंस्करण और विपणन करके आजीविका में सुधार किया है। अब तक चलते हैं सहेनकुंजा ट्रस्ट के बारे में जान लेते हैं। सहेनकुंजा ट्रस्ट ने समुदाय आधारित बहाली और संरक्षण पर ध्यान देने के लिए पश्चिमी घाट और कर्नाटक तट में संवेदनशील आर्द्रभूमि और तटीय परिस्थिति तंत्र की रक्षा 45 वर्षों से की है। अब इन दोनों संस्थानों संगठनों के बारे में हम लोग जान लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आगे जाने से पहले यूएनडीपी के बारे में बात हुई, तो यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं। यूएनडीपी जिसका अभी हेडक्वार्टर वर्तमान में न्यूयॉर्क यूएसए में है तथा इसका स्थापना 22 नवंबर 1965 को यूएसए में हुआ था तथा इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तथा इसके कई सब्सिडियरी है, जैसे जिसमें एक सब्सिडियरी है यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। यह राष्ट्रों के बीच तकनीकी और निवेश सहयोग को बढ़ावा देता है और परिवर्तन की वकालत करता है और देशों को ज्ञान, अनुभव और संसाधनों से जोड़ता है ताकि लोगों को अपने लिए बेहतर जीवन बनाने में मदद मिल सके। वैश्विक और राष्ट्रीय विकास चुनौतियों के समाधान पर काम करते हुए विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए यूएनडीपी का जोर बढ़ रहा है। हालांकि यूएनडीपी केवल तभी मदद करने की पेशकश करता है जब राष्ट्र ऐसा करने का अनुरोध करते हैं, तभी यूएनडीपी हेल्प करने का पेशकश करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करेंगे। यह किस देश के हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है तथा इन्हें जल्द ही टोक्यो ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करने वाले हैं। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस टोक्यो ओलंपिक्स में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करेंगे। उन्होंने दूसरी बार ट्रॉफी में सम्मानित किया जाएगा। यूनुस जिनके अग्रणी सूक्ष्म ऋणदाता को दुनिया भर में गरीबी काटने के लिए सम्मानित किया गया है, उनको विकास के लिए खेल में उनके व्यापक कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। 81 वर्षीय अक्षासी से ग्लोब ट्रॉटिंग सेलिब्रिटी स्पीकर ने 2006 में नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने यह पुरस्कार 23 जुलाई को टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में दिया जाएगा। सॉरी, यह टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह है, लेकिन 23 जुलाई को 2021 में दिया जाएगा। जान लेते हैं ओलंपिक लॉरेल के बारे में। ओलंपिक लॉरेल 5 साल पहले खेल के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास के प्रयासों को मान्यता देने के लिए बनाया गया था। यह 2016 के रियो खेलों में पहली बार केन्या के पूर्व ओलंपियन किप कीनो को दिया गया था, जिन्होंने अपने देश में एक बच्चे को घर, एक स्कूल और एथलीट प्रशिक्षण केंद्र खोला था। अब जान लेते हैं इनके बारे में, बांग्लादेश के बारे में तथा मोहम्मद यूनुस के बारे में। मोहम्मद यूनुस एक बांग्लादेशी सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। इनका जन्म 28 जून 1940 को हुआ था, यानी अभी वर्तमान में 81 वर्षीय हैं तथा इनका नेशनलिटी बांग्लादेशी है। इनका स्पाउस का नाम वेरा फोरोस्टेनेको है तथा इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राइज तथा वर्ल्ड फूड प्राइज तथा कई अवार्ड दिए गए हैं इनको। बात हुई है बांग्लादेश के बारे में, तो जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। साउथ एशिया में स्थित एक देश है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है तथा बांग्लादेशी टाका यहाँ का करेंसी है। यह है वर्ल्ड मैप में एक छोटा सा देश बांग्लादेश, जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कोवी होम नामक भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किसने विकसित किया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद ने हाल ही में इंडिया का फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 टेस्ट किट डेवलप किया है जिसका नाम कोविड होम है। IIT हैदराबाद कई अनूठी और उपयुक्त सामाजिक तकनीकी पहल के साथ आया है और इस महामारी के दौरान उल्लेखनीय परिणाम दिए गए हैं। प्रोफेसर शिव गोविंद का कोविड होम ऐसा ही एक सराहनीय मील का पत्थर है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का विकास हुआ है यहाँ पर। मुझे यह विश्वास है कि यह कोविड-19 के सुरक्षित और तेज निदान के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसके प्रसार को कम करेगा। चलिए तो दोस्तों, यह था आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2025 तक सिक्किम के साथ एक जैविक इकाई के बढ़ावे बदलने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है 2025 तक सिक्किम के साथ, जो कि एक पूर्ण रूप से जैविक स्टेट बन गया है, उसके साथ जैविक इकाइयों में बदलने के लिए इस यूटी को यानी लद्दाख यूटी को बदलने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व इमोजी दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। लिखने से आपको आदत बनेगी, आदत बनने से आपको महीने तथा दिन पूरे वर्ष का डेज आपको ध्यान में रहेगा। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। PDF फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। इन सभी का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक्स एवरीवन।